चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। This chapter has been divided in two parts in our HSC board. The part 1 is in your 11th standard and part 2 is in the 12th standard. The 12th standard part actually abruptly start होता है और वो start होता है with the first topic जिसका नाम है application of Gauss's law. So the first part actually start होता है the application of Gauss's law. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि गॉसेस लॉ क्या होता है। सो गॉसेस लॉ होता है द क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हर जो चीजें हमने लिखी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कैपिटल ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds वेक्टर को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, सिग्मा चार्ज एनक्लोज्ड मतलब बेसिकली जो भी सरफेस आप क्रिएट करोगे जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितने चार्जेस है वो टोटल चार्जेस को ऐड करना है, तो ये होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज चार्जेस। एंड फाइनली एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, the value of absolute permittivity is 8.85 into 10⁻⁻12। एंड अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीजें उन्होंने 11th में इंट्रोड्यूस करी थी कि ये गॉसेस लॉ होता है और इसके ऊपर हम लोग को अब 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। एंड as far as our board examination is concerned as well as your prelim examination is concerned, these 3 derivations are the most important derivations because according to the old textbook, according to the old syllabus, आपके जो previous year board के papers हुए हैं उसमें ये तीनों derivations थे। क्योंकि ये तीनों derivations थे ना, इसलिए सबसे ज्यादा चांस है कि ये 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन इस बार बोर्ड्स में आ सकता है। सो कौन कौन से डेरिवेशन से एक बार क्विकली देख लेते हैं। पहला है बिकॉज ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेकेंड है जिसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और उसके बाद है हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज शीट, प्लेन चार्ज। सो दिस आर द 3 थिंग्स जो हम लोग को अब यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओके, ऑब्वियसली मैं डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। स्टिल ओके, मैं इसका डेरिवेशन का याद रखने का तरीका किस तरह से हम कर सकते हैं और आप बहुत इजीली डेरिवेशन कैसे याद रख सकते हो उसका मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। सो दिस आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स और देखेंगे कि तीनों में कितनी सिमिलरिटी है। सो सबसे पहले फर्स्ट यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द हॉलो स्फीयर। अगर हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर के बारे में तो कंसीडर करो कि
ये आपके पास है स्फीयर जिसके ऊपर आपने चार्ज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल Q. सो कोई भी डेरिवेशन में डायग्राम इज वेरी वेरी एसेंशियल. आफ्टर दैट आप इसके सराउंडिंग में एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्रिएट करोगे. वापस रिपीट करूंगा, यू हैव टू क्रिएट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जिसके ऊपर आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हो. सब लोग को याद होगा जिसको हम ds बोलते हैं. आफ्टर दैट ये जो ds हमने बनाया है उसका एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, तो जिसको हम बोलते हैं ds वेक्टर. एंड सारे बच्चों को पता है दैट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बाहर निकलती है, इसीलिए योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द स्फीयर बाहर निकलेगी. सो दिस इज गोइंग टू बी ई वेक्टर. अगर ये मैं दोनों चीज में ध्यान से देखूं दैट ई वेक्टर और ds वेक्टर, सो थीटा जो रहेगा वो बहुत ही सिंपल है कि वो 0 हो जाएगा. एंड आई थिंक एवरीवन विल एग्री दैट क्योंकि थीटा 0 है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 1. एंड अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं सेंटर से लेके गॉसियन सरफेस तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r, जिसको मैं स्मॉल r लिखूंगा. एंड अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये स्फीयर का एक्चुअली में डिस्टेंस है, तो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल R. I have to use the very simple formula of Gaussian, that is E dot ds is equal to sigma of charge enclosed, that is Q upon epsilon naught. क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो सारे बच्चे जानते हैं कि अंकित सर जब भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल E ds cos theta which is equal to Q by epsilon naught. cos थीटा की वैल्यू अभी यहां से समझ में आ रही है कि इट इज 1. एंड मैंने जब डेरिवेशन करवाया था तो मैंने बताया था कि हर डेरिवेशन में cos थीटा की वैल्यू 1 आती है. ऑलवेज रिमेंबर, ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर. सो cos थीटा की वैल्यू क्या है 1. इंटीग्रेशन में कोई भी चीज जो कांस्टेंट होती है वो बाहर निकलती है. सो लेट्स टेक आउट E कॉमन, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q by epsilon naught. द मीनिंग ऑफ क्लोज इंटीग्रल ds मतलब सरफेस एरिया को आप ऐड करते रहो तो आपको एक बड़ा सा स्फीयर मिलेगा. ओके, ds इज द स्मॉल एरिया, अगर आप उसको ऐड करते रहो तो आपको बड़ा स्फीयर मिलेगा. और बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो एवरीवन नो दैट इट इज 4 pi r square. So this is going to be Q by epsilon naught. Finally, E का आंसर हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. अगर आप देखो तो हमने डेरिवेशन एक्चुअली में कर लिया है इतने स्पेस में, और इतना जो मैंने अभी लिखा, ओके, यही याद रखना है फॉर योर बोर्ड्स और प्रीलिम्स. खत्म, दैट्स इट, नथिंग एल्स. बाकी जो भी है वो आपको खुद से लिखना आना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम बाय इक्वेशन 1 वेयर E इज दिस, ds इज दिस, स्टोरी बनाना अगर आ गया तो आपको 100% इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे. सो 3 मार्क के ये डेरिवेशंस होता है. और मैंने आपको टेक्निक दे दी जो मुझे बहुत ज्यादा लोग पूछते थे कि अंकित सर टेल मी हाउ टू रिमेंबर द बिग आंसर्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं रहते, क्योंकि आपकी टेक्निक में गड़बड़ है. आप पूरा का पूरा आंसर्स या तो गाइड से डाइजेस्ट से देखते हो या तो टेक्स्ट बुक से कॉपी करके याद करने की ट्राई करते हो. नहीं, इतने ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. याद करो, स्टोरी बनाओ और लिखना चालू करो. उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे, इतना चीज अगर आपके पास लिखा है तो
घर पे अभी थोड़ा सा अपने वर्ड्स में आंसर को क्रिएट करो। अंकित सर ने इतने स्टेप्स दिए, मतलब ये स्टेप्स होने चाहिए, इसके सराउंडिंग में मुझे एक स्टोरी बनानी। सो लिखो, क्या लिख सकते हो, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि अच्छा इतना चीज अगर मैंने लिख दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन विच टेल्स यू द हॉलोस्फीयर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। हॉलोस्फीयर के ये पॉइंट बाहर था, इसलिए फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पर अगर पॉइंट ऑन द सरफेस होता, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जब r इज ग्रेटर देन r। बट इफ r इज इक्वल टू r तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ स्मॉल r के बदले कैपिटल R डाल दो, तो आई थिंक हर बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर क्या दिक्कत है। सो टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाई नॉट फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू r कर दो, तो आई थिंक समझ में आ जाएगा कि E का फॉर्मूला सेम चलेगा। बस एक ही चीज है जो मैंने देखा है बोर्ड्स वाले पूछते हैं कि अगर r लेस देन r हुआ, अगर r लेस देन r हुआ तो E का वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही फेमस चीज है, E का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 0। एक्सीलेंट, जो भी बच्चे बता रहे हैं आंसर, वेरी गुड। E का वैल्यू होता है 0, क्योंकि आप हॉलोस्फीयर के जब अंदर रहोगे तो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, इसलिए आंसर है 0। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, जिसको बहुत सारे लोग काइंड ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं, एंड आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें अलग अलग चलती है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगेन यहाँ पे लेट्स क्रिएट द डायग्राम। यहाँ पे मैं बहुत कम वे में जाने वाला हूँ, मैं छोटा सा चीजें डिस्कस करूंगा। सो ये मेरा वायर है ऐसा, और ये है ऐसा। अब पहला समझ गया ना, तो बाकी दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट बुक से अब कैसे करना है। सो इसमें गॉसियन सरफेस जो क्रिएट करना होता है, मैंने क्लास में सिखाया था कि इसमें गॉसियन सरफेस होता है सिलिंड्रिकल। आई होप सबको पता भी होगा, और अगर आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक ओपन होगी तो आइडिया भी होगा। ठीक है, सो इट इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस। और इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, अगर कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो आप बोलोगे सर चार्ज तो इनफाइनाइट होगा, इसलिए वी नेवर से इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज है, वी से देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको करना है। ओके, ये आपको एक यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, अगेन जो जैसे DS था वैसा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एज यूजुअल 2 ऐसे एरो बनाने हैं। अब आपको समझ में आ जाने लगेगा कि अंकित सर हर एक में सेम टेक्निक है। ओके, सो ये हो जाएगा एक DS वेक्टर और दूसरा क्या हो जाएगा, E वेक्टर। वापस आप ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। बस एक ही चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। द पर्टिकुलर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज what is linear charge density. So it is defined as lambda is equal to dq upon dl. So this is very very important. Okay, so it is basically dq upon dl. So finally lambda को आप dq upon dl सब्स्टिट्यूट करोगे, और बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि सर अब इसमें तो हमने सरफेस एरिया 4πr² डाला था, बराबर अंकित सर यहाँ पे हम सरफेस एरिया क्या डालेंगे। तो आपको अपने आप से पूछना है, स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो कि सिलेंडर का बाहर का सरफेस एरिया क्या होता है, विच इज 2πrl। यस और नो, सारे बच्चे एग्री करते हो, है ना। द जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो है 2πrl। खत्म यार, जब आप ये चीज यूज करोगे तो आपको E का आंसर मिल जाएगा। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर नाउ। The answer is lambda upon 2π epsilon naught r.
where r is obviously the distance, ये वाला. ओके, सेम चीज है, कोई डेरिवेशन में फर्क नहीं है यार, सो टेंशन लेना भी मत. ओके, एब्सोल्युटली सेम. सो ये था लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ओके, जिसका डेरिवेशन यहाँ पे मैंने लिखा है. ओके, तीसरा डेरिवेशन जो होता है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट. अगर हम बात करते हैं प्लेन शीट के बारे में, तो इसका कुछ डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. देखो, मुझे जितना याद है, मेरी कोई गलती हो तो प्लीज बताना. इसमें हम लोग जो गॉसियन सरफेस क्रिएट करते थे कुछ ऐसा था. वी यूज्ड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस, अगेन सिलेंडर, बट दिस टाइम द सिलेंडर इज पासिंग फ्रॉम दिस. सो दिस इज द काइंड ऑफ सिलेंडर जो हम क्रिएट करते थे. नाउ अगेन ये क्या है, आप सोचो कि आपके पास आपके घर पे आपका जो वॉल है, वो वॉल एक फाइनाइट प्लेन शीट है. अगर मैं उसको इनफाइनाइट कर दूं, ओके, उसके ऊपर मैंने चार्ज डाल दिया लाइक दिस, तो कितना हमारे पास चार्ज हो जाएगा. तो आप बोलोगे सर चार्ज तो इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लेन शीट इनफाइनाइट है तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, बराबर. इसलिए यहाँ पे वी डोंट यूज द चार्ज का टर्म, वी यूज उल्टा सिग्मा. एंड आई थिंक हर बच्चे को पता है व्हाट इज सिग्मा. सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो वी आर डिफाइनिंग एवरी टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन एरिया. सो क्यू बाय डी एस भी बोल सकते हो. और ऑब्वियसली यहाँ पे जो चार्ज है वो इनफाइनाइट है, तो मैं आई कैन नॉट से द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज क्यू, क्योंकि क्यू इज नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा. इसीलिए है ना, तो हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं क्यू को फिर लिख सकता हूँ विद द कॉमन सेंस कि क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस. वेरी सिंपल. ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो अब मेरे पास यहाँ पे दो सरफेस है जहाँ पे E और DS सेम लाइन में आ रहे हैं. यस और नो, प्लीज चेक करो. अगर आप सारे बच्चे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक नहीं पर कितने हैं, दो सरफेसेस है जिसमें E और DS सेम लाइन में. हर एक बच्चे को याद होगा जब इसका मैं डेरिवेशन करवा था, तो लेफ्ट साइड पे क्लोज्ड इंटीग्रल जब मैं कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था, 2 times E into ds is equal to the total charge enclosed, that is sigma ds upon epsilon naught. देखो, मैंने डायरेक्टली लिखा विदाउट थिंकिंग, बिकॉज मुझे पता है ऑलरेडी ये फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला क्या है. सो क्लोज इंटीग्रल E तो E रखा, फिर ds था, ds मैंने दो क्यों ले लिया, बिकॉज मेरे पास दो सरफेसेस है सिलेंडर के, ये दो प्लेन है, तो 2 टाइम्स लिख दिया. और RHS में टोटल चार्ज एनक्लोज जो है वो मैंने सिग्मा ds लिख दिया, वो मैं यहां से लेके आ गया, तो वहां से E का वैल्यू आ गया, ds कट करके सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन हो गया. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द प्लेन शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट. ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट अंकित सर, अब इसमें स्टोरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो एग्जांपल दे दो, क्योंकि आपने दो ही टर्म लिखे हैं तो हम लोग वहां पे थोड़ी दो टर्म लिखेंगे, तो कैसे आप बनाते. तो सुन लो, मैं होता आपके जगह तो मैं इस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट करता. सबसे पहले फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम, बिकॉज मुझे पता है 3 मार्क में 1 मार्क तो डायग्राम का है, तो बढ़िया सा डायग्राम बना. आफ्टर दैट आपको वहां पे लिखना है कि फ्रॉम द डायग्राम the Gaussian surface created is the cylinder. As shown in two surfaces, the angle between E vector and ds vector theta is 0. Hence, cos theta is equal to 1. By Gaussian या by Gauss's law, closed integral E vector dot ds vector is equal to Q
by epsilon naught. Now we know that E vector dot ds vector is equal to E ds cos theta. So by substituting this in above equation, closed integral E ds cos theta is equal to Q by epsilon naught. Now surface charge density sigma is equal to Q upon area. Therefore, Q is equal to sigma times ds. Also, since there are two surfaces, hence sigma जो हम लोगों ने क्लोज इंटीग्रल लिखा था उसमें से E कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई बाय, अब ये टर्म लिखो 2 टाइम्स ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना जो भी ऊपर वाला इक्वेशन था, जो भी आप है वो रीजन आपको देना है, इसलिए रीजन लिख दो. ds कट करो और E इक्वल टू लिखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. This is the expression for electric field intensity at a point due to infinitely plane shift. खत्म. मुझे एक बात बताओ, मुझे तो सिर्फ दो स्टेटमेंट पता थे ना, ये दो जो आपके सामने मैंने लिखे, फिर भी आई कुड क्रिएट द एंटायर स्टोरी ना, मैं लिख पाया और मुझे इसके लिए 100% 3 मार्क मिलेंगे, मुझे पता है, बिकॉज मुझे पता है कैसे लिखना. यही चीज आपको करनी है. अगर ऐसा करोगे तो आपका पूरा चैप्टर, फिजिक्स का पूरा चैप्टर गिन के 5-6 पेज में हो जाए. दैट्स इट. तो पूरी 100 या 200 पेज की बुक में मैक्सिमम 16 के 16 चैप्टर आ जाएंगे और यही बुक आपको पढ़नी है 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार. दैट्स इट. हो गया. उसके बाद कुछ जरूरत नहीं. समझ में आया what you need to do now in the next 1.5 month or 2 months. Okay. The very important part. अब ये पार्ट खत्म हो गया, गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. अब आता है सेकंड पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एक्चुअली डील करता है, सबको याद होगा, इट डील्स विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, एंड बेसिकली इट डील्स विद पोटेंशियल एनर्जी. तो अंकित सर बता दो सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, जो भी चीजें आपको लगती है प्लीज लेट अस नो. ओके, सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहें, ओके, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मे बी दिस विल क्लियर. लेट अस से एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने चार्ज रखा है Q. ठीक है, ध्यान से समझना. लेट अस से ये पॉइंट है A. कंसिडर करो बच्चा, आपके पास एक पॉइंट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. ठीक है बेटा, और देयर इज अनदर पॉइंट B. A और B का डिस्टेंस आपको पता है. लेट अस से दैट डिस्टेंस इज R. फाइन. और बेसिकली आप क्या कर रहे हो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ. दैट आप इंफिनिटी पे आपके पास एक छोटा सा चार्ज है और अज्यूम करो ये चार्ज की वैल्यू है Q. ठीक है, ये चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो D तक. मैं बता देता हूँ क्या चीज हो रही है. आपका चार्ज है स्मॉल q जो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है. आपके पास एक पॉइंट है A जहाँ पे कैपिटल Q पड़ा हुआ है और आप ये चार्ज को धीरे धीरे करके नजदीक लेके आ रहे हो, बराबर. और आप कहीं पे बीच में पहुंचे हो, अज्यूम करो आप कहीं पे बीच में पहुंचे हो. ठीक है, लेट अस से ये जो पॉइंट है बचा पार्टी, ये पॉइंट A से कोई तो रैंडम डिस्टेंस पे होगा, बराबर ना. तो ये डिस्टेंस को हम x नाम दे देते हैं. ओके, तो अभी Q यहाँ पे पहुंचा है. कितने बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर ये Q जब x डिस्टेंस पे होगा तो उसको कैपिटल Q की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यस और नो. उसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, सही बात है. और
जो फोर्स लगेगा लेट अस अज्यूम दैट उसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, अज्यूमिंग क्यू एंड क्यू आर पॉजिटिव, तो वह उसको रिपेल करेगा। भाई तू नजदीक मत आ, दूर जा। पर क्यू तो आप लेके आ रहे हो ना, क्यू तो आप खुद लेके आ रहे हो, बराबर। सो आपने फिर भी, है ना, आपने फिर भी उसको थोड़ा सा आगे पुश किया, तो क्यू थोड़ा से डिस्टेंस पे आगे आया, जैसे ये डिस्टेंस हो गया dx। ओके, कितने बच्चे एग्री करेंगे सर जब वो थोड़ा आगे आएगा तो थोड़ा सा कोई तो वर्क डन होने वाला है, एंड दैट वर्क डन इज बेसिकली f into dx, हाँ या ना? that work done is going to be equal to dw which is equal to f into dx। और ये जो f dx है उसके आगे मैं माइनस साइन लगाऊंगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्यों लगा रहे हो, चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ, why are you using माइनस साइन? बिकॉज मैं जा रहा हूँ आगे और मुझे फोर्स लग रहा है पीछे, तो अगेंस्ट लग रहा है ना बच्चा, अगेंस्ट मूवमेंट है, बराबर, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया, ठीक है। चलो फाइन, अभी मैंने dw एज इट इज रखा सर, dw एज इट इज रखा, माइनस, अब मैं याद करूंगा अंकित सर ने समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर टाइम्स dx। अब ये फॉर्मूला 11th से आया है, और लेकिन ये इतना सिंपल फॉर्मूला है कि सबको पता होगा। अगर मान लो आपने नहीं भी पढ़ा तो कॉमन सेंस से भी आप अप्लाई कर लोगे कि ठीक है सर ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब आता है अंकित सर, ऑब्वियसली माय कॉमन सेंस सेज कि ये तो dw है, पर मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए ना, आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन के लिए जब भी dw वाला टर्म आता है तो मुझे याद है कि हर क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा w। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे कहां से, तो अंकित सर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड देन यू आर ट्रैवलिंग टिल r। सो बेसिकली इंफिनिटी से r मेरा लिमिट हो जाएगा। 0 से w dw करेंगे तो LHS में w आएगा। कॉमन चीज क्या निकल सकती है, तो लिखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज रखो बच्चा, इंफिनिटी लिखो, r लिखो, x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x⁻² और ये हो जाएगा dx। हर बच्चा एग्री करेगा कि अंकित सर x⁻² का इंटीग्रेशन होता है x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, यस और नो? हर बच्चे को पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है। सो मतलब ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सो द आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x⁻² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x r और इंफिनिटी। यहां तक सबको समझ में आया होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। ओके, ये मैंने x⁻² का इंटीग्रेशन किया है। आफ्टर दिस मुझे अब अपर लिमिट डालनी है। सो x के बदले में जब अपर लिमिट डालूंगा r, तो मेरे पास बचेगा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r। अंकित सर आप अब x के बदले इंफिनिटी क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि कॉमन सेंस बोलती है कि 1/इंफिनिटी आंसर इज 0, तो वाई टू वेस्ट टाइम ना, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरा वर्क डन हो जाएगा। प्लीज चेक, आर यू गेटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल, प्लीज चेक करो और बताओ, डिड यू गेट द आंसर एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल r, एंड दिस इज द एनर्जी, this is the expression of energy, because work done is basically stored as a potential energy inside that particular charge. So this is your potential energy। देख लो यार, डेरिवेशन गिन के 6 या 7 स्टेप्स में किया है। हर डेरिवेशन को मैक्स 8 स्टेप में कर सकते हो, कितना भी टफ डेरिवेशन क्यों ना हो। ये डेरिवेशन तो इंटीग्रेशन वाला है फिर भी 8 स्टेप के अंदर हो चुका है। और इसमें अगर आप Q को डिवाइड कर दो
दैट इज W अपॉन Q करो, दैट इज वर्क डन अपॉन द चार्ज। वर्क डन अपॉन द चार्ज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दोनों टर्म मैंने आपको डिफाइन करके दे दिए। द वर्क डन अपॉन चार्ज, या तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंबल है कैपिटल V। दोनों का यूनिट डोंट फॉरगेट, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल, और ऑब्वियसली पोटेंशियल का यूनिट तो हर बच्चा जानता है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। लेट मी नो, क्या ये डेरिवेशन अगेन समझ में आया सबको? द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। दैट द थर्ड पार्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, अब मैंने देखा है कि इसमें ना ऑप्शंस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, पहला ऑप्शन हो सकता है सिंगल चार्ज। मार्क माय वर्ड, जो चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो 99.9% इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। द सेकेंड ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड ऑप्शन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सिंगल चार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के बाद आ सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो अब आते हैं ये दोनों पे यू कैन गेट कोई डेरिवेशन कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा सकता है बच्चा, न्यूमेरिकल। और इसके न्यूमेरिकल इतने आसान होते हैं। सो लेट मी टेल यू, इसमें एक सॉल्व एग्जांपल है, वो मैं आपको बता भी देता हूं। सॉल्व एग्जांपल, सिंपल सॉल्व एग्जांपल जिसमें सॉल्व या एक जिसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट द सेंटर। ओके, और आपको अलग अलग चार्जेस दिए जा सकते हैं, जैसे लेट्स से +1 -2 +3 -4, और ये आपका हो जाएगा लेट्स से सेंटर O। और आपको मान लो ये पॉइंट से डिस्टेंस भी दिया है, अज्यूम करो 1 मीटर। सो बस यार आप लोग को याद क्या रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। ओके, 1/4πε0 Q/R, और ये क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर होती है। स्केलर का मतलब है इसका डायरेक्शन नहीं होता, और क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता तो इसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ऐड करना। तो यार आंख बंद करके आप ऐड करो, मतलब अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट O, तो आपको सिर्फ लिखना है, अज्यूम करो 1/4πε0 को मैं K लिख रहा हूँ, तो K कॉमन निकाल दिया, और देखो मैं कैसा लिखना चालू करूंगा, +1/1 +(-2/1 +3/1 +(-4/1)। समझ में आया आप लोग को? मतलब ये कितना ज्यादा इजी है कैलकुलेशन करना, हाँ या ना? आपको क्या करना है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का रेशियो स्ट्रेट अवे ऐड करना, स्ट्रेट अवे, और कुछ भी नहीं। बाकी के जो है वो तो 1/4πε0, एंड आई थिंक हर बच्चा जानता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। सो अगर आपको पता है तो प्लीज लेट मी नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0? है ना? सो 1/4πε0 इज बेसिकली 9 × 10⁹. आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, है ना? तो इट इज सो इजी। सो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो था अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से सर वो बड़ा सा डेरिवेशन, ओके, टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन तो याद ही नहीं रहता,
इसीलिए मैंने क्लास में अलग वे में करवाया था। तो पहले आपको उतना बता देता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और नेक्स्ट पेज पे आपको बता दूंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे याद रखना है। ओके, सो देख लो, यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे है +q। सो -q और +q, ये उसका सेंटर है O, और ये है L, और ये है L। सो टोटल डिस्टेंस -q और +q के बीच में हो जाएगा 2L। ओके, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये टर्म आपने सिर्फ फिजिक्स में नहीं सुना होगा, शायद केमिस्ट्री में भी सुना होगा कि डाइपोल क्या होता है। ओके, बिकॉज देयर आर टर्म्स लाइक पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सुना होगा ये सारी चीजें, यस और नो। पोलर में मतलब देयर आर पार्शियल चार्जेस, नॉन पोलर मतलब नो चार्जेस, है ना। सो एवरीथिंग यू नो दिस, है ना। सो ये जो चीजें मैंने बताई, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ से एक टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं P वेक्टर, जिसका फॉर्मूला है एनी वन ऑफ द चार्ज -q या +q, उसका मॉड लेना है। ओके, रिमेंबर, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, q into 2L इज द फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड अपने नोट्स अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको एक चीज और मिलेगी। मैंने आपको समझाया था, जो लाइन पास होती है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और जो लाइन पास होती है उसके मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, वो दोनों लाइन के एक नाम है। इस लाइन का नाम है इक्वेटर, आई होप थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, और इस लाइन का नाम है एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज एक्सिस, और अब हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, सो इफ यहाँ पे जितना भी बताया वो क्लियर है तो लेट मी नो। आगे बढ़ता हूँ मैं, और डेरिवेशन देखते हैं जो सबसे अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में क्या करना है, क्विकली यार, मैं यहाँ पे अगेन कट टू कट जाने वाला, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है। ये आपके पास है -q, ये आपके पास है +q, ये आपका पॉइंट है लेट्स से O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड अज्यूम करो दिस पॉइंट इज C। देन ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, A और C को ऑल्सो ज्वाइन करो, C एंड B को। O से C तक का जो ये वाला एंगल है वो थीटा है, ये आपका डिस्टेंस R है, दिस इज R1, दिस इज R2। ओके, एंड फाइनली और एक चीज जो आपको यहाँ पे बतानी चाहिए वो ये है दैट अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। ओके, सो फॉर कंस्ट्रक्शन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ परपेंडिकुलर as well as I am going to create a perpendicular here. So ये जो O से C वाली लाइन है उसको मैं थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करूंगा। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हुआ है, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हुआ है। O से A तक का जो डिस्टेंस है वो L है, O से B तक का भी डिस्टेंस आपका L है। फिर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसको नाम दे देते हैं, लेट्स से ये नाम है D, ये पॉइंट का, और ये पॉइंट का नाम है E। फिर ये जो लेंथ होगी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर लेंथ OE, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, सो ये लेंथ का नाम देते हैं, ये लेंथ का नाम हो जाएगा L cos थीटा। कैसे आया, तो ट्राइंगल में आप सिंपल cos थीटा लगाओ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो से आ जाएगा L cos थीटा। सिमिलरली ये वाला अगर हम यूज करेंगे तो ये भी हो जाएगा L cos थीटा। अगर आपको ये डेरिवेशन याद रखना है तो मैं आपको जो चीजें लिख के दे रहा हूँ बस वो स्टार्टिंग पॉइंट याद करो। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज सो स्मूथ दैट यू विल एबल टू डिराइव इट
विथ जस्ट स्टार्टिंग का 2 स्टेप्स। स्टार्टिंग के 2 स्टेप भूल गए तो आगे का पूरा भूल जाओ, तो स्टार्टिंग के 2 स्टेप याद रखना। द फर्स्ट स्टेप इज दैट हमारा जो AC है हम उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलने वाला है EC से। और सिमिलरली हमारा जो है ना CB है, हमारा जो CB है उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलने वाले हैं CD से। बस यार ये 2 चीज याद रखो, दैट्स इट। बाकी कुछ भी ये डेरिवेशन में कोई दम नहीं है। टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा दिया है। ये डेरिवेशन में यही पेज पे गिन के 6 से 7 स्टेप्स मैक्सिमम में खत्म करूंगा। सो ध्यान से देखना किस तरह से मैं डिराइव कर रहा हूँ। क्योंकि AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EC, सो AC का वैल्यू है R1, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, कॉमा CB का वैल्यू है मेरे पास R2, सो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। सो देख लो R1 को मैंने डाला है R प्लस L cos थीटा और R2 को मैंने डाला है R माइनस L cos थीटा, और दैट्स इट। मेरा डेरिवेशन अब स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट C मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू A एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। So let's apply the formula 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R1 plus 1/4 pi epsilon naught plus Q, that is Q upon R2। So अंकित सर आप ये क्या कर रहे हो और एक बार बता दो। So मैं एक्चुअली में ये पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ। ये पॉइंट पे पोटेंशियल देने वाला प्राणी है ये एक प्राणी जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है -Q और उसका डिस्टेंस है R1, और एक दूसरा प्राणी है ये, सो इसका जो प्राणी के साथ डिस्टेंस है वो है R2। दैट्स इट। यहां से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो। अंकित सर कैन वी टेक Q कॉमन? ऑब्वियसली, सो Q भी कॉमन लो। ब्रैकेट में बचेगा -1/R1। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, R1 की जगह डाल दो R प्लस L cos थीटा प्लस अगेन आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1/R माइनस L cos थीटा, और ये हो गया खत्म। उसके बाद आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस। अब हम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब थोड़ी सी चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में चीजें ऐड करूंगा तो हर बच्चा एग्री करेगा कि अंकित सर ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी 2L cos थीटा और डिनोमिनेटर में R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा होगा। तो हर बच्चा जानता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, जो टर्म को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो टर्म को ध्यान से देखना। मेरे पास एक टर्म है Q और मेरे पास एक टर्म है 2L। कौन बताएगा व्हाट इज Q इंटू 2L? बिकॉज ये जस्ट मैंने लास्ट पेज पे अभी डिस्कस करके बताया था। कैन यू टेल मी व्हाट इज Q इंटू 2L? बताओ। सो Q इंटू 2L इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मतलब ये हो जाएगा P cos थीटा एज इट इज अपॉन R स्क्वायर। आप बोलोगे सर कैसे? सिंस R is very very greater than L, R is very very greater than L। अपने टेक्स्ट बुक में देखना क्या सेम एक्सप्रेशन उन्होंने डिराइव किया है विथ हाउ मेनी स्टेप्स, एंड जस्ट सी हमने कितने स्टेप्स में ये डिराइव किया है। ओके ये याद कर लिया, काम खत्म। बाकी एज यूजुअल स्टोरी जो चीजें लिखनी है you can easily write it down and that's it. This is the way you have to remember. This is the way you have to remember. Obviously अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो आप एक्सिस पे चले जाओगे। सो v एक्सिस का फॉर्मूला है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T/r², और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो आप इक्वेटर पे चले जाओगे तो V इक्वेटर का वैल्यू है 0। ओके, बस यार ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल होगा। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मुझे जितना पता है जिस तरह से है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे 2 ही एक्सप्रेशन है जो 4 मार्क के आ सकते हैं, अगर आए तो ये पहला है, दैट्स इट। सो 4 मार्क का ये है, और ये मेथड आप 100% बोर्ड्स में यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू विल गेट एंटायर 4 मार्क्स। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अभी का जो भी डिस्कशन है वो बहुत ही अब फास्ट फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अब कुछ है नहीं ज़्यादा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली अ वेरी वेरी इजी पार्ट, और आई कैन से नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट। टेक्स्ट बुक में बहुत स्ट्रेच किया है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो मैं वो चीज़ें एक ही पेज पे लिख दूंगा। ओके, कौन कौन सी चीज़ें अब टेक्स्ट बुक में आने वाली है। सो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद तो एक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और आपको पता होगा कि 8.5 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज अ पार्ट ऑफ डिलीटेड और द रिड्यूस्ड पोर्शन। ओके, उसका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाला। सो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को हटा देना, दैट एंटायर पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ओके, दैट इज द वी कैन से डी पार्ट। The D part says electrical energy. Okay, so electrical energy of, तो किसकी वजह से है? तो उन्होंने बोला है 2 चीजें हैं, एक तो है बिकॉज ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, एंड दूसरा वो लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो मैं यहाँ पे ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसमें अगेन आप लोग भी टाइम वेस्ट मत करना, टेक्स्ट बुक से आप ये पॉइंट को डायरेक्टली एक बार रीड करके स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये उन्होंने टेक्निकली टाइम वेस्ट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r दे के। दैट्स इट, यही है। आप अपने नोट्स चेक करो, 100% ये मिलेगा। Q के बदले Q1 Q2/r है, तो कॉमन सेंस यूज करना, इससे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। और देयर इज अनदर जिसके ऊपर एक एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस। इसके लिए एग्जाम्पल आप 8.11 लिखना। मुझे लग रहा है कि इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स, तो देख लेना 8.11। ओके, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो शायद आप लोग समझ जाओगे कि मैं नंबर के साथ बदले चार्जेस के साथ देता हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4। आपको ऑलवेज है ना यहाँ पे TNC में जाना है। आई होप सबको पता होगा, कपिल सर ने सिखाया होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, जितने भी यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपको क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करने हैं बता देता हूँ। आप पहले क्रिएट करोगे Q1 Q2, फिर क्रिएट करोगे Q1 Q3, उसके बाद क्रिएट करोगे Q1 Q4। तो ये 3 क्रिएट हो गए। उसके बाद आप Q2 को लोगे, सो क्रिएट करोगे Q2 Q3, उसके बाद Q2 Q4 एंड लास्ट में Q3 एंड Q4। चेक करो टोटल 6 कॉम्बिनेशन मिले क्या? सारे बच्चे प्लीज लेट मी नो, आर यू गेटिंग द टोटल 6 कॉम्बिनेशन, है ना? सो यहाँ पे एक्चुअली में एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, n इंटू n माइनस 1/2, मतलब जितने चार्जेस होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। यहाँ पे 4 चार्ज है तो 4 इंटू 3/2 करो तो 6 मिलेंगे। ठीक है, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपको 6 मिलेगा। ओके, सो आपको 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो आपको पता भी रहेगा कितने कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं।
बोर्ड्स में या सीईटी में 4 से ऊपर वो जाएंगे नहीं, तो बस ये कॉम्बिनेशन करो, आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करके जाना। 8.11 सॉल्व एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी बात जो हम डाइपोल के बारे में करेंगे। ओके, सो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ओके, वो उन्होंने जो दिया है वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ। ओके, दैट दिस पर्टिकुलर है ना, जो डाइपोल की वजह से है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, अगेन इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, P ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो देन P ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट है, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज द फाइनल एंगल। पर समटाइम्स एग्जाम में एक ही एंगल प्रोवाइड करता है, तो ये तो एक फॉर्मूला है। देयर इज अनदर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी फेमस, जिसका आंसर है U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, या तो इसको आप लिख सकते हो माइनस PE cos थीटा। अंकित से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना? बहुत सिंपल फंडा, अगर आपके पास इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल दिया है तो थीटा 1 थीटा 2 दिया है, मतलब पहला, और पर्टिकुलर थिंग पे एक ही फॉर्मूला, मतलब एक ही एंगल दिया है कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन आप 30 डिग्री पे चले गए, मतलब थीटा एक ही है, सो यू कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला। ओके, सो दिस आर द, जो मैंने अभी चीजें बताई ना, उसमें से मुझे जितना पता चला है, वेरी हाई चांस दैट यू विल गेट एन अ न्यूमेरिकल। ओके, सो जो डी कंसेप्ट है बेसिकली दैट डील्स विद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो बता दिया 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल। ओके, सो दिस पर्टिकुलर पेज कवर्स दिस एंटायर कंसेप्ट। प्लीज लेट मी नो, समझ में आया है अभी तक? 8.7 concept है regarding conductors and insulators. That is again a part of reduced and the deleted portion. छोड़ दो पूरा का पूरा, और the next part is the E part. Okay, पूरा theory part है. Okay, and क्योंकि ये theory part है तो मैं obviously इसमें explanation क्यों नहीं करूंगा, because this part is actually known by you in chemistry also, जिसके बारे में अभी मैं आपको बोला रहा था, द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, एंड एस्पेशली मैं अगर बात करूं तो पोलर मॉलिक्यूल, है ना, एंड क्या होता है बच्चा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो अंकित सर, इसमें से क्या चीजें आपके हिसाब से पढ़े, क्योंकि इसमें भी सर हम देख पा रहे हैं ना बहुत सारी चीजें हैं सर, कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम पोलर सब्सटेंस को रखे या पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखे तो कुछ अलग बिहेव करता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखे तो कुछ अलग बिहेव करता है। तो इतना डिटेल में पढ़े, या आप बताओ सर, आप बोल रहे होगे तो स्किप करेंगे। ओके, सो मेरा फंडा यही है कि ज्यादा डिटेल में नहीं, वन टाइम रीडिंग इज ओके। एल्स इंपॉर्टेंट चीज है पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। आपको देखना आपके टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली डेफिनेशन भी दिया है और एग्जाम्पल भी दिया है, विदाउट फिल करो। सीईटी में भी 2 से 3 बार इसके क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो इसीलिए बार बार बताऊंगा एग्जाम्पल और डेफिनेशन करना। बाकी मैंने देखा है कुछ भी नहीं पूछा गया हूँ। ओके, दे हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग। ओके, सो दैट्स इट, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करोगे तो चलेगा, 100% चलेगा। ओके, सो आफ्टर दिस आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जिसका नाम है, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% वन क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से इस पे आता है, और आई थिंक हर बच्चे को पता है किसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। जब मैंने बोला 100% तो 100% आने वाला है बोर्ड्स में। अगर ये चैप्टर का वेटेज लेट्स से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स है, तो उसमें कैपेसिटर से अगर एक क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ। और उनका टेंडेंसी क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। ओके,
अभी तक है ना, दे यूज्ड टू आस्क one derivation and one numerical. The derivation used to come from application of Gauss's law and the numerical used to come from capacitors. Okay, ये previous year board के पेपर का एनालिसिस बोलता है. मतलब हाई चांस है इस बार भी कुछ ऐसा होगा. मतलब थियरी जो कंटेंट है वो जो मैंने डिस्कस किया ना, इसलिए मैंने पहले ज्यादा टाइम दिया. ओके कि यार उसमें से थियरी पूछा जाएगा, मतलब डेरिवेशन. तो अब डेरिवेशन कौन कौन से करवा दिए. सो 3 तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है. हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये 3 आने ही चाहिए. अपने नोटबुक में अच्छे से लिख ही लो. उसके बाद एक करवाया पोटेंशियल एनर्जी का और एक मैंने आपको करवाया इलेक्ट्रिक डायपोल का. ये नया इंट्रोड्यूस हुआ, मे भी पूछा जाए. ओके सो 5 डेरिवेशन तो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए. न्यूमेरिकल अब कैपेसिटर से पूछने के सबसे हाईएस्ट चांस है. ओके सो वो चीज हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ऑफलाइन लेक्चर में. ओके पर ऑब्वियसली आपका एक होगा कि सर थियरी भी इसके अंदर है तो थोड़ा सा बता दो. तो लेट्स डिस्कस कैपेसिटर्स इन शॉर्ट की किस तरह से कैपेसिटर डिवाइडेड है. तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें एक दो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करने हैं. बट सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ज्यादा टाइम नहीं लेती वो हम यहाँ पे क्विक माइंड मैप के फॉर्मेट में देख लेते हैं. ओके सो पहला तो सबको पता है कि कैपेसिटर का एक बेसिक फॉर्मूला है. That formula says Q is equal to CV. I hope सबको पता है. So the first formula, which is very very important, which is Q is equal to CV, where Q is charge, V is potential, C is capacitance. और कैपेसिटेंस का यूनिट, ओके कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेरेड. और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क यूनिट होता है 1 माइक्रोफेरेड, 1 नैनोफेरेड एंड 1 पिकोफेरेड. ये 1 के अलावा वैल्यूज हो सकती है अलग अलग. मैं सिर्फ बता रहा हूँ माइक्रो, नैनो एंड पिको आर द फेमस वंस. माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁹, पिको इज 10⁻⁻12. ओके तो ये तो पहला हो गया. उसके बाद सेकंड जो इसके ऊपर पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है सो सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. कुछ नहीं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. जिसको भी मेरा लेक्चर याद होगा उनको पता होगा कि सबसे पहले वी कंसिडर अ वन प्लेट, अ सिंगल प्लेट. सो अज्यूम करो इसका कैपेसिटी C1 जिसका वैल्यू होगा Q अपॉन V. काफी सिंपल, कुछ नहीं है. ओके तो एक ही प्लेट है, प्लेट के ऊपर मैंने चार्ज डाल दिया तो C1 हो जाएगा Q बाई. उसके बाद मान लो यही प्लेट लिया और इस प्लेट के बाजू में दूसरी प्लेट को लेकर आया, पर ये प्लेट न्यूट्रल प्लेट है. ध्यान से सुनना. सो ये कौन सी प्लेट है, न्यूट्रल है. सो क्योंकि ये न्यूट्रल है तो सारे बच्चे एग्री करेंगे कि इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सबको समझा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन. पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होना तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आना. तो दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. सो ये आपका पहला डायग्राम है, ये आपका दूसरा डायग्राम. फाइनली तीसरा डायग्राम और कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होगा. तीसरे डायग्राम में सेम आपको दो प्लेट बनानी है. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली आपका जो प्लेट था. बाहर से आपने इसको ग्राउंड कर दिया. अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पता होगा बाहर वाली प्लेट को आपने अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया तो बाहर के सारे पॉजिटिवली चार्ज किस में चले गए, अर्थ में चले गए. बिकॉज ऑफ दैट ये प्लेट का पोटेंशियल हो गया -V1. बिकॉज नेगेटिव चार्ज बचे ना तो पोटेंशियल नेगेटिव हो गया. हेंस
अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखो तो C1 का एक्सप्रेशन है Q बाई V, C2 का एक्सप्रेशन है बच्चा Q अपॉन V माइनस V1। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर C1 में नीचे V है, C2 में नीचे V माइनस V1 है, तो C2 में डिनोमिनेटर छोटा है, therefore C2 is greater than C1। सारे बच्चों को समझ में आया? प्लीज लेट मी नो हाउ C2 is greater than C1, because C2 का डिनोमिनेटर स्मॉल है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर इन C। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ओके, ये जो आपको मैंने समझाया, सो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हो गया कि जब आप कैपेसिटेंस में दो प्लेट रखते हो पैरेलल में और उसमें से एक प्लेट को अर्थिंग देते हो तो आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, सो अंश, यस, आपने जो बताया वो वेरी गुड, सही है। यही आपको लिखना है इन वर्डिंग्स। सेम स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? कुछ पूछना है या सब सही जा? कैपेसिटर में दो चीज के बाद जो तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, है ना। आई होप सबको अब याद आ रहा है कि हाँ अंकित सर ये पढ़ा तो है। कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज में CS का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सबको पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, बट करंट कांस्टेंट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, तो वी हैव टू रिमेंबर सीरीज में Q, दैट इज चार्ज, इज कांस्टेंट। ओके, सेकेंडली सिमिलरली पैरेलल भी होता है बच्चा। सो CP पैरेलल के बारे में बात करेंगे, तो इसमें है C1 प्लस C2। वेरी सिंपल यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सो पैरेलल, जैसे सीरीज में Q कांस्टेंट है तो पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। इसके न्यूमेरिकल आ सकता है, ये मैं अभी आपके ऑफलाइन सेशन में 100% कराऊंगा। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस, चार्जिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, सीरीज पैरेलल का सिंपल थियरी इतना ही है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर सीरीज एंड पैरेलल, द नेक्स्ट कंसेप्ट एक्चुअली डील करता है कि कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो कैपेसिटेंस अगर हम बात करें विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो उसका एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला सेज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, तो कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, W/O का मतलब है विदाउट, और सेकेंड है कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, तो उसका एक डेरिवेशन है, गंदा सा डेरिवेशन। ओके, सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अपने नोट्स चेक करोगे या तो टेक्स्ट बुक चेक करोगे तो काफी ऐसे खतरनाक चीज मिलेगी, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, तो दिस इज द कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो दिस आर द टू डेरिवेशंस जो आ सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया कि चांसेस है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला यार प्लीज याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज द लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U, अगर आपको याद होगा U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। There is another formula which says Q square upon 2 times C, and there is another formula which says half Q.
So energy stored in a capacitor, the formula is half CV square Q square by 2C या 1 by 2 QV. And ये जो मैंने फॉर्मूला आपको जो दिया बच्चा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये एक्चुअली में फेनिल ने बहुत सही बताया कि दिस फॉर्मूला इज फॉर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक. पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि मान लो इतना आपका कैपेसिटर का प्लेट है, छोटे से में आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, बाकी पूरा एयर में है. सो अगर फुल्ली फिल्ड के लिए आपको पता चाहिए तो फुल्ली फिल्ड के लिए फॉर्मूला हो जाता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D. तो C का फॉर्मूला हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हैव टू बी यूज्ड फॉर फुल्ली फिल्ड. ठीक है, तो टेक्निकली अगर आप देखो तो कैपेसिटर इतना ही है. ओके, दैट्स इट पूरे टेक्स्ट बुक में, भले 6-7 पेज दिए हो और कुछ नहीं है. वापस एक बार देख लो, ये बेसिक फॉर्मूला. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. देन देयर इज सेकंड पार्ट व्हिच इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. द थर्ड पार्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. द फोर्थ पार्ट दैट इज कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक, एंड लास्ट पार्ट एनर्जी स्टोर्ड इन अ दिस. ये 5 पार्ट में पूरा चैप्टर मतलब कैपेसिटर का पार्ट खत्म है. और न्यूमेरिकल वाइज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट पार्ट इज बेसिकली वेन डिग्राफ जनरेटर, एंड दैट पार्ट इज अगेन is not there. Okay, Venn diagram generator is omitted. It is a part of reduced portion. Okay, so मोटा मोटी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I have tried to cover the entire chapter of electrostatics, but in the lecture जो हमारा ऑफलाइन सेशन होगा, वो सेशन में मैं आपको 2 से 3 कैपेसिटेंस के डेरिवेशन क्लास में करवाऊंगा. Yes, at the same time we are going to discuss a very very important HSC question bank. आपको पता होगा HSC ने क्वेश्चन बैंक दिया था, सबको पता है. ओके, द क्वेश्चन बैंक जिसमें से आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है. ओके, सो वो लास्ट ईयर दिया था, बट दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. लास्ट ईयर तो बोर्ड्स एग्जाम नहीं हुए, बट दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर योर बैच. तो आपको पहला बैच होगा जिसमें यूटिलाइज होगा. और सोचो यार, ओके सोचो, डोंट यू थिंक यार, अगर उन्होंने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है तो एटलीस्ट अगर वो करके जाए तो 20-30% तो 100% है ना, उसमें से पूछा जा सकता है. यस और नो? सो 20-30% मिनिमम उसमें से पूछा जाएगा. सो आई थिंक हम लोग को वो क्वेश्चन बैंक करके जानी ही चाहिए, है ना. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज, आप सब लोगों के लिए ऐसा पूरा आपको दिख रहा होगा कि ये बुक हमने बनाया है. इसके अंदर पूरा PCMB एट द सेम टाइम इंग्लिश, 5 चीज है. ओके, विद द रिड्यूस्ड पोर्शन, मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये एक बुक कर लेते हो, सिंगल बुक स्पेशली, तो आई थिंक योर बोर्ड्स विल बी डन एंड डस्टेड. ओके, बस ये एक बुक करनी है. ये बुक के अंदर 5 सब्जेक्ट है, तो जिसके PCMB इंग्लिश है तो उसका तो सभी आ गया. जिसके 4 एटलीस्ट 4 चीज आपकी यहाँ पे कवर हो जाए. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये बुक आपको मिल जाएगी. इसके अंदर क्वेश्चन है और आंसर भी है, मतलब आपको इसके बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो काम ही हो गया ना आपका. सो क्लास में आओ, ये बुक कलेक्ट करना, मैं बोल दूंगा आपको मिल जाएगी. एंड इसी में से आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द ऑफलाइन लेक्चर्स. ओके, व्हाट इज द न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग. K obviously यहाँ पे है dielectric constant, so don't forget what is K, and that's it for the day. Thank you so much.